दोस्तों, यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और आपकी ब्रांच इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, यानी कि आप आईटी डिपार्टमेंट से हैं और आप सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं, तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी यह है कि आज से यह एक नए वीडियो की सीरीज शुरू की जा रही है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग सी इसके विषय में जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर पहला चैप्टर आता है एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। आज से हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो यदि आप वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों की जानकारी पाना चाहते हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल की बटन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी हमारे चैनल पर नई वीडियो पोस्ट हो तो वह नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए हम अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहली बात आती है व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा किसे कहते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि भाषा क्या है तो आपका उत्तर क्या होगा? मुझे यकीन है बड़े ही साधारण शब्द में आप यह कह सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी या जितनी भी हैं, या सारी की सारी भाषाएं हैं। बंगाली हो गई, उड़िया हो गई, अगर विदेश में चले जाएं तो जर्मनी हो गई, चाइनीज भाषा हो गई, उर्दू हो गई, ये सारी की सारी भाषाएं हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे पूछूं कि भाषा किसे कहते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? तो मुझे यह पूरा भरोसा है कि जब आप छोटी क्लासों में पढ़ रहे होंगे तो खास तौर से हिंदी के व्याकरण वाले सब्जेक्ट में आपको भाषा की परिभाषा बताई गई होगी। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखकर अथवा कथित रूप में दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। घबराइए नहीं, मैं यहाँ पर आपको पूरी परिभाषा बताने वाला नहीं हूँ। देखिए, हमारे जो चैप्टर्स चलेंगे, हम यहाँ पर जो भी जानकारी आपको देंगे, मुझे पता है कि आपको नोट्स तमाम मिल जाएंगे, आप नोट्स अपना बनाएंगे भी और आप उसे तैयारी करेंगे। हमारे इस चैनल का मूल उद्देश्य यह है कि जो भी टॉपिक है उसको परिभाषा के साथ हम आपके सामने इस प्रकार से रखें कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए हम भाषा को भी एक एग्जाम्पल के तहत रखते हैं। जैसा कि आप इस समय चित्र में देख रहे हैं, यह 3 लोग हैं, ABC। यहाँ पर जो मिस्टर ए हैं, इनको 2 भाषाएं आती हैं, हिंदी और अंग्रेजी। यह सी नाम की लड़की है जिसको कि सिर्फ एक भाषा आती है, हिंदी। और यह तीसरा आदमी रसिया का रहने वाला था, यह भी इंडिया में चला आया और इन दोनों से मुलाकात हो गई। तो इसको आता है रसियन और इंग्लिश आता है। अब इस रसिया वाला जो आदमी है, ये जब यहाँ पर पहुंचा है तो इसको हिंदी आती नहीं है। ये जो दोनों लड़के और लड़की हैं, इंडिया वाले होते क्या हैं कि बहुत ज्यादा खिंचाई करने वाले होते हैं ना। तो ये ए और सी इसको देख के खूब मजाक बनाए रहते हैं और मजाक बनाकर हंसते रहते हैं। लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि ए और सी एक दूसरे से हिंदी में बात कर रहे होते हैं, जबकि यह जो बी है, यानी यह जो रसिया वाला लड़का है, इसको हिंदी समझ में नहीं आती है। यह रसिया में जितना कुछ बोलता है इन दोनों को समझ में, मतलब कि ए और सी को समझ में नहीं आता है। लेकिन इसको कोई जानकारी चाहिए, इसको कहीं जाना है, यानी इस रसिया वाले लड़के को किसी दूसरे जगह पर जाना है और वह परेशान है। परेशान होकर वह अपने विषय में, मतलब वह जहाँ जाना चाहता है वहाँ की जानकारी को प्राप्त करना चाहता है और इशारा करके वह दूसरे से, मतलब इशारा करके वह ए से और सी से, यानी कि यह जो लड़के और लड़की हैं, इन दोनों से पूछता है। यह लड़की भी समझ जाती है कि इसको कहीं जाना है, लेकिन यह लड़की, मतलब यह जो सी नाम की लड़की है, यह बी नाम के लड़के की कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसको रसियन भाषा भी नहीं आती है और इसको अंग्रेजी भी नहीं आती है। लेकिन ए लड़का इसकी हेल्प कर सकता है। वह भी किस माध्यम से कर सकता है? वह अंग्रेजी के माध्यम से कर सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर भाषा क्या है, कितनी तरह की भाषा है। 1 भाषा का उपयोग किया गया, 2 भाषा का उपयोग किया गया, 3 भाषा का उपयोग किया गया या 4 भाषा का उपयोग किया गया। मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जहां से मैंने एग्जाम्पल शुरू किया हुआ है वहां से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से सुनकर देखिए। चलिए मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। यहाँ पर आपको हिंदी, अंग्रेजी, रसिया 3 भाषा तो दिखाई दे रही है, लेकिन एक चौथी भाषा भी उपयोग की गई है और वह भाषा है संकेत की भाषा। अब चलिए मैं अपनी बातों को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, नहीं तो बिना वजह आपका समय नुकसान होगा। पहली भाषा क्या है कि यह जो ए और सी हैं,
यह हिंदी भाषा में एक दूसरे से बात करके इस बी नाम के यानी रसिया वाले लड़के का खूब मजाक बनाते हैं। यानी भाषा के लिए जरूरी क्या है कि जो दो लोग हैं, दो लोगों के बीच की भाषा अगर एक है, यानी ए को भी हिंदी समझ में आ रहा है, सी को भी समझ में आ रहा है, तो ए जो कुछ भी कहना चाहता है वह सी को समझा सकता है और सी जो कुछ कहना चाहती है वह ए को समझा सकती है। लेकिन यह भाषा अगर बात करें बी और ए के लिए तो यह भाषा इन दोनों के लिए बिल्कुल निरर्थक है, किसी काम की नहीं है। अब वहीं पर देखें तो रसियन भाषा ए और सी दोनों के लिए ही बेकार है, किसी काम की नहीं है। यानी भाषा की जरूरत क्या है कि दो लोगों के बीच में यदि कम्युनिकेशन करना है, यदि बातचीत करनी है, अपनी बात अगर आप किसी दूसरे को समझाना चाहते हैं तो उस दूसरे व्यक्ति को भी वही भाषा आनी चाहिए जो आपके पास हो, यानी जिस भाषा को आप जानते हो। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि ए और बी इन दोनों को अंग्रेजी आती है, यानी अंग्रेजी भाषा में ए और बी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। यानी दूसरी भाषा हो गई अंग्रेजी में कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में हो जाता है। तो एक कम्युनिकेशन तो हिंदी में हुआ, दूसरा हुआ अंग्रेजी में। लेकिन जब यह बी यहाँ पहुँचता है, इन लड़कों को, भाई बी को तो नहीं पता है ना कि इनको अंग्रेजी मालूम है कि नहीं मालूम है, तो वह क्या करेगा, भैया आप ही को उठा के अगर रसिया में डाल दिया जाए, छोड़िए हटाइए चाइना में डाल दें, जहाँ की न हिंदी पता हो, अंग्रेजी भी न पता हो, भोजपुरी मतलब कोई जो आप जानते हैं भाषा वो न जानता हो, तो आप क्या करेंगे, आप उसको समझाएंगे ना, कैसे समझाएंगे, खाना खाना है तो आप इशारा करेंगे भैया मेरे को खाना खाना है। तो इस भाषा को कहते हैं सांकेतिक भाषा। यानी इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 तरह की भाषाएं उपयोग की जा रही हैं, हिंदी, अंग्रेजी और रसियन। और चौथी भाषा क्या हो रही है, चौथी भाषा सांकेतिक भाषा हो जा रही है। अब बात आती है कि आपके लिए मतलब एक IT डिपार्टमेंट के बच्चे के लिए कौन सी भाषा है। देखिए अभी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी पढ़ने जा रहे हैं, तो यह प्रोग्रामिंग भाषा क्या है और इसकी जरूरत क्या है, तो चलिए इसको भी उदाहरण से समझ लेते हैं। अभी हम मान लीजिए कि यह लड़का एक गांव का लड़का है और पहुंच गया कंप्यूटर के पास, और इसने भी सुन रखा था, ये हमारी वाली वीडियो देख रहा था तो देख के इहो सुन लिया था, तो ये कहा कि चलो यार जब भाषा पता है तो कंप्यूटर के पास पहुंच गया। तो इसको किसी ने बता दिया था कि अगर आप कंप्यूटर से कुछ पूछोगे तो कंप्यूटर सब उत्तर देगा। तो ये पहुंच जाता है और यह बोलकर विभिन्न तरह की जानकारी लेने की कोशिश करता है। तो क्या कंप्यूटर आपकी भाषा को समझकर आपको उत्तर देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि कंप्यूटर को आपकी भाषा नहीं पता है। यानी हमें अगर कंप्यूटर से बात करना होगा तो हमको उस भाषा को जानना होगा जो भाषा कंप्यूटर जानता है, और कंप्यूटर जिस भाषा को जानता है उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। मुझे लगता है कि मेरा यह उदाहरण आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब मैं जानता हूँ आपके मन में एक बात आ सकती है, क्या? वो ये आ सकता है कि भाई हम कंप्यूटर पर जाते हैं, विभिन्न तरह का कार्य करते हैं, और उस कार्य को करने के बाद हमको कंप्यूटर से बहुत तरह की जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, आप IT की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो मैं यह मान के चल रहा हूँ, या जो आपका चैप्टर है वह यह मान के चल रहा है कि आप जिस कंप्यूटर के सामने खड़े हैं उस कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है। उस कंप्यूटर को सुनने, या जो सामान्य लोग हैं उनको सुनने और देखने लायक आपको उसको बनाना है। ऐसी कंडीशन में यदि आप किसी चीज को बनाना चाहते हैं, खास तौर से कंप्यूटर में अगर किसी चीज को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? वास्तव में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर को देते हैं, और जो चीज हम पाना चाहते हैं, जैसा इंस्ट्रक्शन हम उस कंप्यूटर को देंगे उस तरह का कंप्यूटर हमको आउटपुट प्रदान कर देगा। और यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि यदि मैं आपसे अब पूछूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते किसे हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो वास्तव में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की भाषा है। अब कंप्यूटर तो हमसे बात करना चाहेगा नहीं, भाई बात तो हमको कंप्यूटर से करना है, काम हमको कंप्यूटर से कराना है, तो जो भाषा कंप्यूटर को समझ में आती है वो भाषा हमको सीखना होगा। चलिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की भाषा है जिसका उपयोग प्रोग्रामर या डेवलपर द्वारा कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। यह किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी विशिष्ट भाषा, जैसे C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, इसके रूप में लिखे हुए निर्देशों का एक सेट होता है।
अब इसको जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चलेंगे ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन अब आपके मन में यह बात आती होगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये बहुत बड़ी लिस्ट है। आइए मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इस समय आपको आपके वीडियो के स्क्रीन पर यह जितनी भी लैंग्वेज दिखाई दे रही है ये सारी की सारी विभिन्न तरह के उपयोग के लिए बनाई गई लैंग्वेजेस हैं, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे सी है, C++ है, जावा है, पास्कल है, इसके बाद फेमस में पाइथन हो गया, PHP हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया। या जितनी भी लैंग्वेज आप देख रहे हैं यह सारी की सारी लैंग्वेज विभिन्न तरह के उपयोग के लिए बनाई गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज के विषय में अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब दोस्तों अगला टॉपिक आता है स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि जब आप किसी प्रोग्राम को बनाएंगे तो उसके लिए आपको किन किन स्टेपों को फॉलो करना होगा। अब देखिए अगर आप सपोज दैट कि आपको कोई भोजन बनाना है और आप एक अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहते हैं तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको आपको फॉलो करना ही होगा। जैसे में मान लीजिए कि आपको एक चाय बनानी है, 1 कप चाय बनानी है और अच्छी चाय बनानी है, तो फिर आपको यह पता होना चाहिए कि चाय बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं लगेंगी, वो सारी वस्तुएं किन मात्राओं में मिलाया जाएगा। अच्छा, क्या सभी वस्तुओं को एक साथ मिला देने पर, मतलब दूध, चीनी, चाय पत्ती, पानी, यह सारी चीजें एक साथ मिलाकर एक अच्छी चाय बनाई जा सकती है या उसका कोई एक विशेष रूप है। देखिए अगर आप चाय को अगर उठाते हैं, मतलब चाय अगर आपको बनाना है, आप एक ही बार में दूध, चीनी, चाय पत्ती सारी की सारी चीजें डालिए और उसको एक बर्तन में रखकर पका दीजिए और चाय जब पक जाती है तो वह भी चाय हो जाएगी। लेकिन यदि आप एक अच्छी चाय बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए, अब देखिए जो मेरे को अच्छा बनाने आता है मैं उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ इसको एग्जाम्पल मानिएगा। जैसे है क्या कि बर्तन के अंदर हम दूध ले लेते हैं, थोड़ा सा पानी मिला देते हैं ताकि जब पानी उबले, मतलब दूध पानी के साथ जब उबले तो उबाल के साथ जो निकलता है वह पानी का हिस्सा ही निकले, मैं इसलिए थोड़ा सा पानी मिला देता हूँ। अब उसके बाद हम उसमें चाय पत्ती डालते हैं और उसको थोड़ी देर तक गर्म करते हैं, मतलब बॉयल करते हैं और इतना बॉयल करते हैं कि जो चाय पत्ती मैंने उसके अंदर मिक्स की हुई है वह चाय पत्ती का जो अर्क है वह उतरकर दूध के अंदर आ जाए और हमारी चाय का रंग बेहतर हो जाए। इसके बाद हम उसमें चीनी मिला देते हैं और अगर हमें मिलाना हो उसके बाद इलायची मिला सकते हैं या जो भी दूसरे इंग्रेडिएंट अगर आप कुछ मिलाना चाहते हैं तो आप उसमें मिला दें और इसके बाद अच्छी तरह से हम उबाल देते हैं और जब यह उबल जाता है तब फिर हम उसको छानकर और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। यानी किसी भी चीज को अगर आपको बनाना है तो उसको बनाने के लिए एक विशेष स्टेप होता है, उस स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। ठीक इसी तरह से जब आप कंप्यूटर के लिए काम करने जा रहे हैं, कंप्यूटर के लिए कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ न कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। वह स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहले हम स्टेप समझ लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जितने स्टेप मैं बता रहा हूँ ये अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन अगर आप कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल वे में जितने स्टेप्स को हमको फॉलो करना होता है हम उसको आपके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा होता है डिजाइन एनालिसिस, तीसरा होता है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, चौथा होता है कोडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, इसके बाद टेस्टिंग एंड डीबगिंग, इसके बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन, इसके बाद होता है मेंटेनेंस और फिर मॉनिटर। तो देखिए है क्या कि ये आपकी बुक में सबसे पहले, भाई देखिए सेकंड सेमेस्टर से ही प्रोग्रामिंग की क्लासेस शुरू होती हैं और इसमें सबसे पहला स्टेप ही आपको यह बताया गया है कि आपको अगर कोई प्रोग्राम बनाना है तो आपको किन स्टेप को फॉलो करना होगा। मैं यह जानता हूं कि जब आप प्रोग्रामिंग सीख लेंगे और आप अच्छे ढंग से कोडिंग करने लगेंगे तब भी आपको यह ध्यान जरूर रखना है कि यह जितने स्टेप हैं इन स्टेप को फॉलो करते रहें ताकि आपका जो प्रोग्राम है उसका बेहतर से बेहतर आउटपुट आप दे सकें। आइए अब बारी बारी से समझते हैं कि ये जितने भी स्टेप्स हैं ये स्टेप कह क्या रहे हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप आता है वह आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यह क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल से रखना चाहता हूं। देखिए रिक्वायरमेंट का जन्म जब भी होता है तो वह किसी न किसी प्रॉब्लम से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास घर नहीं है, वह किराए के मकान में रहता है, लेकिन उसको समस्या क्या होती है कि जैसे ही वह 6 महीना, साल भर, 1.5 साल वह रह लेता है, मकान मालिक बोलता है कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप हमारा रूम खाली करो।
तो जब वह रूम खाली करने के लिए बोलता है तो फिर उसको 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद रूम खाली करके दूसरे रूम में शिफ्ट होना होता है, जिसके कारण कि वह बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो अब उस व्यक्ति के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, यानी वह व्यक्ति यह चाहता है कि मुझे कोई एक ऐसा मकान मिल जाए जिसमें कि मैं जितना मन चाहूं या अपनी पूरी जिंदगी सुकून के साथ मैं एक मकान में बिता सकूं। तो देखिए, रिक्वायरमेंट का जन्म जब भी होगा वो किसी न किसी प्रॉब्लम से होगा। ठीक इसी तरह से हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कोई क्लाइंट मिलता है, वह अपनी प्रॉब्लम बताता है कि भाई मेरे को एक ऐसा आउटपुट चाहिए, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब जैसे एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूं तो मैं इसी व्यक्ति का ही उदाहरण ले लेता हूं। यह जो व्यक्ति है जिसको कि बार बार रूम खाली करना पड़ रहा है, अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है। 2 चीजें संभावनाएं हो सकती हैं। पहला संभावना, या तो कोई एक ऐसा मालिक मिल जाए उसको जो कि जितना मन चाहे उसको रहने के लिए दे, जिसकी संभावना काफी कम है। दूसरा चीज क्या हो सकता है, दूसरा चीज यह हो सकता है कि वह अपने लिए एक मकान बना ले। तो ये हो गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी हम एक चीज पर पहुंचे कि हमको करना क्या है। आपके सामने प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है ये आपको जानना होगा। आप जैसे स्टूडेंट के लिए अगर मैं समझाऊं तो मैं यह कह सकता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और वो अपनी प्रॉब्लम बोलता है कि भाई मेरे को एक ऐसा चीज़ चाहिए कि मैं जब चाहूँ तो मेरी सपोज दैट कि मेरी दवा की दुकान है और दवा की दुकान है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट मेरी दुकान के अंदर हैं मैं उनका कैलकुलेशन कर सकूँ, मेरे पास कितना स्टॉक है, मेरा कितना स्टॉक बिक गया है, तो ऐसा कुछ बना कर दीजिए। तो उसने क्या बताया, प्रॉब्लम बताया। तो जैसे ही उसने प्रॉब्लम बताया तो अब आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि आपको इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है भाई, हम उसका हो सकता है कि हम वेब पेज डेवलपमेंट कर दें, या फिर उसे कंप्यूटर के लिए एक हम सॉफ्टवेयर बना दें, या फिर क्या कर सकते हैं, सपोज दैट कि हम एक एप्लीकेशन बना देते हैं। तो एक अलग अलग तरीके से जब प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई तो हम उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है हम उसके विषय में सोचने लगते हैं। तो ये होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दूसरा होता है डिजाइन एनालिसिस। तो डिजाइन एनालिसिस को भी हम एग्जांपल के साथ ही आपके पास रखते हैं, आपके सामने रखते हैं। डिजाइन एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, अब सपोज दैट कि वह व्यक्ति जो रूम के लिए परेशान हो रहा था उसने यह डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को एक मकान बनवाना है, उसने डिसाइड कर लिया। तो अब उसके पास डिजाइन होनी चाहिए, डिजाइन होना चाहिए ना भैया। अगर तुमको मकान बनवाना है तो मकान बनवाने के लिए कमरा कितना रहेगा, और खैर ये कमरा कितना रहेगा ये सारी चीजें तो आपका आ जाएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर ही। डिजाइन एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि आपने ये तय कर लिया कि हमको ये मकान बनाना है, इस जगह पर बनाना है। तो अब उस रूम की डिजाइन कैसी होगी। अब यदि मैं आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखकर मैं बोलूं और एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूं तो मैं यह कह सकता हूं, जैसे मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर की आपकी डिजाइन कैसी होगी, सॉफ्टवेयर दिखने में कैसा, मतलब जब वो बन जाएगा तो वो दिखने में उसकी डिजाइन कैसे दिखाई देगी। तो एक चीज आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि आप जो भी चीज बनाना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको एक वेब पेज बनाना है तो वो वेब पेज बनने के बाद कैसा दिखेगा, उसकी डिजाइन कैसी होगी, वह किस तरह से काम करेगा, एक खाका है आपके मन में। देखिए बना नहीं है लेकिन हम उसको अपने दिमाग में सोच रहे हैं। मकान अभी बना नहीं है लेकिन मकान बनाने से पहले भाई हम उसकी नींव खनेंगे ना। मान लीजिए हम ऐसे ही नींव उसकी, मतलब हमने कोई डिजाइन नहीं बनाया, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम बस यूं ही नींव खन दिए। खनने के बाद जब सपोज दैट कि कमर के बराबर वो मकान खड़ा हो जाता है, उसके बाद कहते अरे यार ये तो मकदमा गड़बड़ हो रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी, पैसा भी नुकसान होगा, समय भी नुकसान होगा, मेहनत भी नुकसान होगा। तो इसलिए हमको जब हम किसी भी प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमारे माइंड में उसकी डिजाइन होनी बहुत जरूरी है। ये होता है डिजाइन एनालिसिस। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो आपने डिजाइन, आपको क्या क्या पता चल गया, पहला चीज आपको यह पता चल गया कि रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा चीज आपने ये सोच लिया कि डिजाइन क्या है। तो आपने जो सोचा, आपने जो रिक्वायरमेंट लगाई, अगर वो बस आपके दिमाग तक अगर रहेगा देन क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा,
वो हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन के बाद जब आप अपने काम को शुरू करने के लिए जाएं तो वो दिमाग से हट जाए। देन आपको क्या करना होगा, उसको कहीं ना कहीं लिखित रूप में, कहीं ना कहीं चित्र के रूप में, मतलब जो आपको बाद में याद दिला सके जब आप काम कर रहे हो कि भाई मैंने देखिए यहाँ पर ये चीज बनाया था, तो वो आपके चार्ट के रूप में होना चाहिए। अब यदि हम वही घर वाला अगर उदाहरण ले लें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए उसने क्या किया कि मकान बनाना तय कर लिया। अब उसने कहा कि भाई मेरे को 3 रूम चाहिए, किचन चाहिए, बाथरूम चाहिए, लैट्रिन चाहिए, और अगर वो क्या है वो सिर्फ बता दिया और वो कहीं अगर नोट नहीं रहा, तो जो कारीगर काम कर रहे हैं, जो मकान बना रहे हैं, वो क्या होगा, उसके दिमाग से उतर जाएगा। तो फिर बार बार या तो पूछ के परेशान करेगा, या तो जो आउटपुट चाहिए, मतलब जैसा घर चाहिए वैसा बनकर नहीं मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? तो वही चीज प्रोग्रामिंग जब आप डेवलप करेंगे तो वही चीज यहाँ भी आपको करनी होगी, और यह कार्य होता है तीसरे ऑप्शन में, यानी एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में। इसके बाद आता है कोडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। अब देखिए आपके पास क्या है, आपने सबसे पहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया, डिजाइन भी बना लिया, उसको आपने पेपर पर भी उतार लिया। लेकिन अब आप पेपर पर उतार के और घर में बैठ के सोच रहे हैं कि भैया चलो घर बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, नरसों बनेगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो फिर भाई जो जमीन है उस जमीन की खुदाई शुरू करनी होगी, नींव बनाना पड़ेगा, ईंटा, और आपको लेबर लगाना पड़ेगा। तो आपको मतलब क्या है, आपको काम शुरू करना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह से प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में क्या होगा कि जब आप इन 3 चरण को पार करके चौथे चरण में आते हैं, तो जो भी मतलब जिस भी माध्यम के थ्रू आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, सी लैंग्वेज के थ्रू बनाना चाहते हैं, पाइथन के थ्रू बनाना चाहते हैं, HTML के थ्रू बनाना चाहते हैं, जो भी मतलब जिसके भी तहत आप बनाना चाहते हैं, तो अब उसकी कोडिंग आपको करनी पड़ेगी, उसका डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। यह कार्य होता है कोडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम में। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। अब सपोज दैट कि आपने कोडिंग कर ली, बहुत सी लंबी चौड़ी आपने कोडिंग की, और कोडिंग करने के बाद अब आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, या काम आप करते चल रहे हैं, 1 स्टेप पूरा हुआ, 2 स्टेप पूरा हुआ, 3 स्टेप पूरा हुआ। तो जब आपके ये स्टेप पूरे होते जा रहे हैं तो फिर आपको टेस्टिंग करना होगा। आपने जितना, जैसे मान लीजिए आपने 1 स्टेप काम पूरा कर लिया है और आप उसको टेस्ट नहीं करते हैं, आप अगले काम पर चले जाते हैं और पता चलता है कि बीच की कोडिंग कुछ डिस्टर्ब हो गई है, तो फिर आपको पुराने से आके और सारी चीजों को एक एक करके और आपको सही करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है। डीबगिंग का मतलब क्या होता है? डीबगिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए आप जब टेस्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ एरर दिखाई दे रहा है, उस एरर को हटाना डीबगिंग कहलाता है। अब इसके बाद अगले ऑप्शन में हमको क्या करना होता है कि हमने जब टेस्टिंग कर ली, डीबगिंग कर ली, तो इसके बाद हमको इस चीज को, जो भी चीज हमने बनाया है, इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि हम इम्प्लीमेंट किए और जो कस्टमर है हमने उसको, उस कस्टमर को उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो चीज बनाना था वो बनाकर हमने उसको दे दिया। अब दे दिया, इसके बाद काम खत्म अभी नहीं होता है, हमको उससे आउटपुट लेना होगा। भैया देखो मैंने इम्प्लीमेंट किया, आप बताओ कि ये कैसा लग रहा है। अब वो कस्टमर भी हो सकता है। कस्टमर को देने से पहले अमूमन हम करते क्या है कि ये 2-4 लोगों को हम दिखाते हैं कि भाई हमने ये चीज बनाया है, जरा सा आप इसको चेक करके बताइए कैसा, यानी लोगों का हम रिव्यू लेते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब हम इसको डिलीवर कर देते हैं इसके बाद फिर क्या होता है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब हमको देखिए होता क्या है ना, आप मोबाइल चलाते होंगे, तो मोबाइल चलाने में होता क्या है, आपने जीमेल चलाया होगा, यूट्यूब चलाया होगा, तो जो आप एप्लीकेशन चला रहे हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन के बाद होता क्या है, वो अपडेट होता रहता है। तो इस तरह से आपने जो भी एप्लीकेशन बनाया हो, सॉफ्टवेयर बनाया हो, उसमें उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ेगी, यानी हमें उसको अपडेट करते रहना होगा, और इसके बाद हमको उसको मॉनिटर करते रहना होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में यह जो छोटी सी जानकारी मैंने शेयर की है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, और यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है, आपको अच्छी लगी है, तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो के नीचे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के आखिरी में एक बार फिर कहूँगा, यदि आप इसी तरह की जानकारी भविष्य में भी पाना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस चैनल IOCE को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।